किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य। सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार। साथियों, किताबें करती हैं बातें कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है। आज आप सुनेंगे इस पुस्तक की चौथी कड़ी। इस पुस्तिका को प्रकाशित किया है पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली ने और इसका हिंदी अनुवाद किया है ओम प्रकाश संगल जी ने। अध्याय का शीर्षक है सामाजिक विकास के नियम। ये इस अध्याय का तीसरा भाग है। ऊपर से देखने में लगता था कि स्वतंत्र मनुष्य कुछ हवाई अधिकारों और धार्मिक रीति रिवाजों के लिए अंतिम दम तक लड़ रहे हैं, परंतु वास्तव में ये उगते हुए पूंजीवाद और मरते हुए सामंतवाद का संघर्ष था। विचारों की टक्कर गौण थी। इसीलिए काल्पनिक आदर्श समाज के चित्र गढ़ने वाले लेखकों की तरह भावी समाज की रचना के लिए मार्क्सवादी किन्हीं हवाई सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं करते। मार्क्सवादियों का विचार है कि ऐसे सारे सिद्धांत जो अभी तक मानव चिंतन में आए हैं वे एक विशेष देश और काल के सामाजिक संगठन के प्रतिबिंब मात्र होते हैं और वे प्रत्येक देश और काल के लिए सत्य नहीं होते, ना हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो विचार सदा प्रचलित दिखते हैं, जैसे मानव समानता का विचार, उनका भी विभिन्न सामाजिक मंजिलों में एक ही अर्थ नहीं रहता। यूनान के शहरी राज्यों में मनुष्यों के समान अधिकारों का सिद्धांत गुलामों पर लागू नहीं होता था। महान फ्रांसीसी क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के सिद्धांतों का अर्थ केवल ये था कि उगते हुए पूंजीपति वर्ग को खुलकर व्यापार करने की स्वतंत्रता मिले, सामंती प्रभुओं के साथ उस वर्ग को समानता मिले और आपस में उस वर्ग का भाईचारा हो, ताकि सामंती अत्याचारों व बंधनों के खिलाफ उन्हें पारस्परिक सहायता मिल सके। पर इनमें से किसी भी विचार को फ्रांसीसी उपनिवेशों के गुलामों या खुद फ्रांस के गरीब लोगों के लिए लागू करने को तैयार नहीं थे। अतः हम कह सकते हैं कि अधिकतर विचार, विशेषकर समाज के संगठन से संबंधित विचार, वर्ग विचार होते हैं। अर्थात वे वास्तव में उस वर्ग के विचार होते हैं जिसका उस काल में समाज पर प्रभुत्व होता है, और इन विचारों को वो वर्ग बाकी समाज पर थोपे रखता है, क्योंकि ये वर्ग प्रचार के सारे साधनों का स्वामी होता है। शिक्षा की व्यवस्था पर उसका अधिकार होता है। उसके हाथ में अदालतें होती हैं जिनके जरिए विरोधी विचार रखने वालों को दंड दिया जाता है। उसके हाथों में लोगों को नौकरियों से बर्खास्त करने की ताकत होती है। प्रभु वर्ग इन सभी साधनों का उपयोग अपने विचारों को बाकी समाज पर लादने के लिए करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रभु वर्ग जानबूझकर ये तय कर देता है कि अमुक विचार है तो झूठा, पर उसे हम बाकी लोगों से जबरदस्ती मनवाएंगे या कम से कम उन्हें मजबूर करेंगे कि वे खुल्लम खुल्ला इस विचार का विरोध न करें। ऐसा नहीं होता है। साधारणतः प्रभु वर्ग ऐसे विचार नहीं करता। विचार वास्तविक जीवन से ही पैदा होते हैं। किसी सामंती सरदार या धनी उद्योगपति को जब बादशाह द्वारा सामंत के पद से सम्मानित कर दिया जाता है तो उसकी वास्तविक शक्ति ही वो भौतिक आधार है जिस पर ये विचार पैदा होता है कि प्रभु वर्ग के सदस्य आम जनता के लोगों से श्रेष्ठ होते हैं। परंतु एक बार जब ये विचार जन्म ले चुकता है और जड़ पकड़ लेता है, तब प्रभु वर्ग के लिए आवश्यक हो जाता है कि समाज के हर सदस्य से उसे मनवाए भी, क्योंकि लोग यदि किसी विचार को नहीं मानेंगे तो उस पर अमल भी नहीं करेंगे। मिसाल के लिए वे राजा के ऐश्वर्य अधिकार को चुनौती देने लगेंगे और कुछ दिन बाद शायद राजा का सिर तक काट लेंगे। इसलिए केवल अमेरिका में ही नहीं बल्कि प्रत्येक काल में और प्रत्येक देश में प्रभु वर्ग इन खतरनाक विचारों को फैलने से रोकने के लिए जो कुछ बन पड़ता है करता है। परंतु प्रश्न किया जा सकता है कि यदि विचार गौड़ है, यदि मुख्य बात उत्पादन के ढंग में होने वाला भौतिक परिवर्तन ही है, तब खतरनाक विचार पैदा ही कैसे हो सकते हैं? दूसरे शब्दों में, जब तक उत्पादन का नया ढंग सचमुच शुरू नहीं हो जाता, तब तक लोग उसके बारे में सोच कैसे सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर ये है कि जब तक उत्पादन के नए ढंग के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार नहीं हो जाती, तब तक लोग वास्तव में उसकी कल्पना नहीं कर सकते।
परंतु जब ये परिस्थितियां बन जाती हैं तब उन्हें नए ढंग के बारे में सोचना ही पड़ता है। पुरानी परिस्थितियों और उत्पादन की नई शक्तियों के बीच जो संघर्ष छिड़ता है वो स्वयं लोगों को इस तरह सोचने पर मजबूर कर देता है। उदाहरण के लिए, जब मजदूरी देकर मेहनत कराने की प्रथा के कारण उत्पादन का वास्तविक विकास हुआ और मुनाफा कमाने के लिए इस बढ़ी हुई पैदावार को बाजार में बेचने की आवश्यकता पड़ी, तब प्रारंभिक काल के पूंजीपति को तमाम सामंती बंधन असह्य प्रतीत होने लगे, जिन्होंने उस जमाने में व्यापार का गला घोंट रखा था। इसलिए विचार पैदा हुए कि इन बंधनों से स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और कर आदि तय करने के मामले में सामंतों के अलावा और भी लोगों का दखल रहना चाहिए आदि। पूंजीवादी समाज अभी कायम नहीं हुआ था, परंतु पूंजीवादी समाज के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार हो गई थी और इन परिस्थितियों ने पूंजीवादी विचारों को जन्म दिया। समाजवादी विचारों का जन्म भी इसी प्रकार होता है। कल्पना प्रधान समाजवादी विचारों के मुकाबले में वैज्ञानिक समाजवादी विचार भी केवल उसी समय उभर सकते थे जब समाजवादी समाज के लिए आवश्यक परिस्थितियां तैयार हो जाती, अर्थात जब बड़े पैमाने का उत्पादन समाज में फैल जाता और अति उत्पादन के बार बार आने वाले संकटों ने ये भी स्पष्ट कर दिया होता कि पूंजीवाद ने सामाजिक प्रगति को रोक रखा है। यद्यपि विचार केवल भौतिक परिस्थितियों से ही उत्पन्न हो सकते हैं, फिर भी एक बार पैदा हो चुकने के बाद वे लाजमी तौर पर मनुष्यों के कार्यों और इसलिए घटना चक्र पर भी प्रभाव डालते हैं। उत्पादन की पूरी व्यवस्था पर आधारित विचार रूढ़िपंथी होते हैं। वे मनुष्यों को कार्यक्षेत्र में बढ़ने से रोकते हैं और इसीलिए प्रत्येक काल में प्रभु वर्ग इन विचारों के प्रचार का भरसक प्रयत्न करता है। परंतु उत्पादन की नई परिस्थितियों पर आधारित विचार प्रगतिशील होते हैं। ऐसे विचार समाज में परिवर्तन लाकर नई व्यवस्था स्थापित करने के वास्ते कार्य क्षेत्र में अग्रसर होने के लिए लोगों को प्रेरित करते हैं। इसलिए प्रभु वर्ग इन विचारों को खतरनाक समझता है। उदाहरण के लिए ये कहना कि वो समाज व्यवस्था बुरी है जिसमें एक ओर तो बड़ी संख्या में नागरिक भूखों मरते हों और दूसरी ओर उसी वक्त बाजार भाव को ऊंचा रखने के लिए खाने का सामान नष्ट किया जा रहा हो, ऐसे विचार को प्रभु वर्ग खतरनाक विचार मानता है। उसी से दूसरा विचार मन में ये आता है कि समाज व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए जिसमें उत्पादन बाजार में बेचकर मुनाफा कमाने के लिए नहीं बल्कि इस्तेमाल के लिए हो, लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए हो। और उससे फिर समाजवादी और कम्युनिस्ट पार्टियों के संगठन जन्म लेते हैं जो नई व्यवस्था के हेतु आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए कार्य करना आरंभ कर देते हैं। अतः सामाजिक विकास का मार्क्सवादी दृष्टिकोण, जो कि ऐतिहासिक भौतिकवाद कहलाता है, एक प्रकार का भौतिकवादी नियतिवाद नहीं है। अर्थात उसका कहना ये नहीं है कि केवल भौतिक परिस्थितियां ही मनुष्य के कार्यों को पूरी तौर पर निश्चित करती हैं। इसके विपरीत मनुष्य के कार्य और इन कार्यों से उत्पन्न हुए भौतिक परिवर्तन एक हद तक तो मनुष्य के बाह्य भौतिक संसार की उपज होते हैं और एक हद तक वे मनुष्य के अपने इस ज्ञान के फलस्वरूप होते हैं कि भौतिक संसार का नियंत्रण किस प्रकार किया जाए। लेकिन ये ज्ञान भी मनुष्य को भौतिक संसार के अनुभव से ही प्राप्त होता है। अतः कहा जा सकता है कि पहले भौतिक संसार आता है और मनुष्य का अनुभवजन्य ज्ञान बाद में। भौतिक संसार का अनुभव मनुष्य को बैठे बिठाए या अपने आप ही प्राप्त नहीं हो जाता। अपने जीवन के लिए आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन करने के दौरान में ही मनुष्य ये अनुभव प्राप्त करता है और जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाता है, उत्पादन के नए तरीकों का आविष्कार करके वो उन्हें इस्तेमाल करना शुरू करता है। वैसे वैसे सामाजिक संगठन के पुराने तौर तरीके ऐसी रुकावटें बनते जाते हैं जिनकी वजह से नए तरीके पूरी तौर पर इस्तेमाल नहीं हो पाते। शोषित वर्ग जीवन के अनुभव से ही इस बात की समझ प्राप्त करता है। सबसे पहले वो कुछ खास बुराइयों के खिलाफ लड़ता है और समाज संगठन की पुरानी व्यवस्था के कारण पैदा हुई कुछ खास रुकावटों को रास्ते से हटाने की कोशिश करता है। परंतु थोड़े दिन बाद वो लाजमी तौर पर शासक वर्ग के खिलाफ एक आम लड़ाई में खिंच जाता है और पूरी व्यवस्था को ही बदलने के लिए लड़ता है। एक अवस्था तक पुरानी व्यवस्था में से नई उत्पादक शक्तियों के विकास की प्रक्रिया और इस तरह ही पुरानी व्यवस्था को कायम रखने वाले पुराने सामाजिक संगठन के खिलाफ चलने वाला ये संघर्ष भी एक अचेतन और अनियोजित रूप में रहता है। परंतु वह अवस्था भी अवश्यंभावी रूप से आती है जब पुराने वर्ग संबंध
नई उत्पादक शक्तियों को पूरी तरह इस्तेमाल करने के रास्ते में रुकावटों की तरह सबके सामने आते हैं, और तब ही वो वर्ग सचेतन रूप से रंगमंच पर उतरता है जिसके हाथों में भविष्य है। लेकिन तब उत्पादक शक्तियों के विकास की प्रक्रिया को अचेतन और अनियोजित रखने की जरूरत नहीं रह जाती। मनुष्य तब तक पर्याप्त अनुभव प्राप्त कर लेता है, सामाजिक परिवर्तन के नियमों का उसका ज्ञान भी काफी बढ़ गया होता है। अब वो सचेतन एवं सुनियोजित ढंग से अगली मंजिल पर पहुंच सकता है और एक ऐसा समाज बना सकता है जिसमें उत्पादन सचेतन ढंग से और सुनियोजित रूप से चलाया जाए। एंगल्स ने उस मंजिल के बारे में ये कहा है कि बाह्य भौतिक शक्तियां जो अभी तक इतिहास का संचालन करती आई हैं, तब स्वयं मनुष्यों के अधीन हो जाएंगी, और उसके बाद ही वो युग शुरू होगा जब मनुष्य पूर्णतया सचेत होकर स्वयं अपने इतिहास की रचना करेंगे। तो श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम किताबें करती हैं बातें के तहत एमिल बर्न्स द्वारा लिखी हुई किताब मार्क्सवाद क्या है की ऑडियो रिकॉर्डिंग का चौथा भाग। अगर आप सहकार रेडियो का कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए हमारे नंबर 9617226783 पर अपने अकाउंट से नाम और जिला या शहर का नाम लिखकर भेजें। अगर आप हमसे यूट्यूब पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और फेसबुक पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा पेज लाइक करें। सहकार रेडियो के संचालन में आर्थिक सहभागिता के लिए सदस्यता लें और आर्थिक सहयोग करें। सभी लिंक और हमारे बारे में विस्तृत जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट सहकाररेडियो.com विजिट करें। तो इस श्रृंखला की अगली कड़ी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए विदा अपने दोस्त पवन को। नमस्कार। किताबें करती हैं बातें। आवाज की तरंगों पर मेहनतकश जनता का साहित्य।